ये मेरी पुस्तकें हैं और मैं यहाँ पढ़ता था। ये मेरा स्टडी टेबल है और ये चेयर है और मेरी ये कुछ किताबें हैं जो मैं अक्सर इन्हीं को पढ़ता रहता था। इसमें घटनाचक्र वैल्यूम है और प्लस हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं और हिंदी साहित्य में भी कुछ किताबें मैं जो हैं तो ये है मेन सेलेक्टर्स के नोट्स वगैरह, तो ये सब हिंदी साहित्य में मुझे काफ़ी मदद देते रहते थे और जीएस वगैरह में। बस यही छोटा संसार है मेरा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कई सारे कमेंट्स आते रहते हैं। कई लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए पहले आपको लुसेंट का ज्ञान होना चाहिए फिर एनसीईआरटी पढ़े। कुछ लोग कहते हैं पहले एनसीईआरटी पढ़ ले फिर लुसेंट पढ़े। हाल तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट मेरी पत्नी और मेरे मित्र आशुतोष कुमार सिंह जी कर रहे थे। सब लोग हाँ ही रहे जी। और इसमें एक नाम मैं लेना चाहूँगा जिसने 2021 में मुझे बहुत मोटिवेट किया एग्ज़ाम के पर। वेलकम टू 9 अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ सतीश कुमार पांडे सर है। सर का सिलेक्शन यूपी पीसीएस में हो चुका है। सर से हम बातचीत करने वाले हैं कि सर ने कैसे तैयारी किया, क्या बुक लिस्ट रहा, क्या संघर्ष रहा। सर जो है दिल्ली में रह के तैयारी किए हैं। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे। नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो आप सब लोग हमारे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई इस एग्जाम के लिए। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप अपना परिचय बताइए सर, शुरुआत से। सर मेरा नाम सतीश कुमार पांडे, मैं जौनपुर के एक इंटीरियर क्षेत्र से आता हूँ, सुजानगंज, जो शिक्षा के लिए तो प्रसिद्ध है परंतु बहुत ही इंटीरियर मुख्यालय से बहुत दूर है। तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी 12वीं तक वहीं हुई। उसके बाद मैं यूएन क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद 2003 में पास आउट हुआ और 2005 में मैं बीएड किया अवध यूनिवर्सिटी से और 2006 में मैं पुनः जो है अपने गांव लौट गया। राष्ट्रीय पीजी कॉलेज से मैंने एमए किया और उसी एमए के दौरान जो है मेरी दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब लगी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में, और वहाँ मैं जो है कार्यरत, आज तक कार्यरत हूँ विगत 15 वर्षों से जी। तो आपको यूपी पीसीएस में तैयारी करने का कब फिर मन हो गया टीचर बनने के बाद? जैसे कि मैं आज़ादपुर में यहाँ पर पोस्टिंग हुआ और मुखर्जी नगर के आसपास रहना हुआ मेरा जी। तो वहाँ लोगों से प्रेरणा मिलती रही और विशेषकर इसमें मेरे भाई साहब का योगदान है। मेरे भाई साहब जो है इसमें इंस्पेक्टर जालौन है तो पोस्टिंग है, तो वो जो है मेरे लिए जो है प्रेरणा स्रोत वही रहे प्रारंभ में कि मैं सिविल सेवा में जाऊँ। उसके बाद मुझसे जो है और मित्र मंडली थी और जो इनकी प्रेरणा लगातार रही। विशेषकर मैं इसमें मानूंगा कि मेरे माता पिता, भाई, विशेषकर मेरी छोटी बहन ललिता, और अभी फ़िलहाल तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट मेरी पत्नी और मेरे मित्र आशुतोष कुमार सिंह जी कर रहे थे। सब लोग हाँ ही रहे जी। और इसमें एक नाम मैं लेना चाहूँगा जिसने 2021 में मुझे बहुत मोटिवेट किया एग्ज़ाम के पर। चूँकि एग्ज़ाम मेरा जब था तो मेरी वाइफ उसमें बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी और भर्ती थी। तो उस समय 2-3 व्यक्तियों ने मुझे बहुत सहयोग किया। एक मेरे भाई साहब की तत्काल जो है वो हॉस्पिटल पहुँचे और मुझे कहें कि आप एग्ज़ाम देने जाइए। और उसके बाद जो है एक मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ ही मुख्य परीक्षा दे रहे थे लखनऊ में CDRI में रुक के, हेमंत जी पूरे 1 हफ्ते तक मुझे इतना एनर्जेटिक बनाए रखा। उनका मैं विशेष रूप से आभार करूंगा, हेमंत जी का और आशुतोष जी का भी जी। आपको मतलब तैयारी के दौरान सबसे कठिन घड़ी कब आई सर, कि आपको जब लगने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता? कई बार ऐसे होता है सिलेक्शन नहीं होता है तो ऐसा कठिन घड़ी लगने लगता है। ऐसा कठिन घड़ी कई बार आए। कई बार यूँ है कि जैसे कि मैं 2008 में तो अपना कंप्लीट किए, 2008 में मैं तैयारी शुरू की। तो जब मैं तैयार कंप्लीट हुआ 2010 में कि मैं आईएएस मुख्य परीक्षा के सिलेबस पूरा पढ़ लिया और सब कुछ कर लिया, उसी दौरान अचानक जो है सिलेबस यूपीएससी का चेंज हो गया। तो अचानक चेंज होने के बाद ये लगा कि मैं गलत फील्ड में आ गया, मुझे कुछ और चुनना था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये परिवर्तन जो है स्वीकार करना चाहिए। और ऐसी घड़ी लगातार आप जानते हैं कि विगत 12 सालों में लगातार यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ। और दूसरा मुझे सबसे ज़्यादा जो है कठिन घड़ी तब लगी कि जब मेरी वाइफ का भी जो है यहाँ पर चयन हो गया
तो मुझे ये लगने लगा कि अब मैं भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो गया कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर यहाँ से बच्चे को छोड़कर के कैसे जाऊँ, जो कैसे है दिल्ली छोड़ूँ जी। हाँ, ये मेरे लिए जो है रहा। बाकी मनोवैज्ञानिक रूप से मैंने कभी हार नहीं मानी थी। अच्छा। हाँ, हमेशा आप अपना मनोबल हमेशा बढ़ाए रहा, और मनोबल परिवार, मित्र और मेरी पत्नी लगातार मुझे प्रेरित करते रहे। जी। प्रीलिम्स के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताइए, आपने कौन कौन सा बुक पढ़ी, कैसे प्रीलिम्स का क्या स्ट्रेटजी रहा आपका? देखिए, प्रीलिम्स के लिए मेरा ये मानना है कि पहले तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए जी, आधारभूत जानकारी, जिसके लिए आप एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी की पुस्तकें सफिशिएंट है जी। उसके बाद आप जो है लूसेंट को आप एक बार हल्के से एक रीडिंग देख लीजिए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कई सारे कमेंट्स आते रहते हैं, कई लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए पहले आपको लूसेंट का ज्ञान होना चाहिए फिर एनसीईआरटी पढ़े, कुछ लोग कहते हैं पहले एनसीईआरटी पढ़ ले फिर लूसेंट पढ़े। सर, इसमें क्या है? मुझे ये लगता है कि पहले एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। लूसेंट चूंकि एक शार्ट फॉर्म में दिया गया है, तो सार संग्रह के रूप में, तो मुझे एनसीईआरटी पढ़ के ही आप लूसेंट समझ सकते हैं। हाँ, लूसेंट आप एक बार जरूर रीड कीजिए, मेरा ये सुझाव है। लूसेंट पढ़िए, और लूसेंट के साथ जो है लास्ट 10 वर्षों का पेपर आप जो है ज़रूर पढ़िए। उसके बाद मेरा ये मानना है कि करंट में इतनी ज़बरदस्त पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि करंट यूपी पीसीएस में बहुत डिसाइडिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करंट में 30 क्वेश्चन के लगभग आते हैं, कभी ये 35 होता है, कभी 25 होता है। तो लेकिन आप करंट को जो है नज़रअंदाज मत कीजिए, ये है। और स्ट्रेटजी तो आपको बनानी पड़ेगी इसके लिए जी। मेंस की आंसर राइटिंग सर आमतौर पे होता है, कई एक्सपीरियंस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है सर, इसके बाद मतलब मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी की शुरुआत करते हैं, तो कैसे सर शुरुआत किया जाए मेंस की आंसर राइटिंग? मेंस की आंसर राइटिंग जो हमारा मत है, जो मैंने व्यक्तिगत किया, पहली बात तो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आपको मेंस के पूरे सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए जी। आपको हर सिलेबस के जो भी पॉइंट हैं, आपको बेसिक जानकारी कम से कम होनी चाहिए कि खाद्य सुरक्षा क्या है, तो आप खाद्य सुरक्षा की डिफिनेशन तो पता होनी चाहिए आपको। जैसे आप राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, या आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, मतलब जो भी चीज़ें हैं, आपको बेसिक चीज़ 1 लाइन में आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, क्या लिखना है, क्योंकि आंसर की शुरुआत आप वहीं से करेंगे। जैसे आधारभूत संरचना या संविधान में पूछा जा रहा है, तो आप कम से कम ये तो जानते हैं कि आधारभूत संरचना क्या है। तो इस चीज़ को जानना होगा आपको बेसिक रूप से, कि हर टॉपिक पे 2-4 लाइन का ज्ञान आपको अनिवार्य रूप से आना चाहिए, कि सोते समय भी कोई पूछ दे तो आप उठ के एक रटी रटाई लाइन आप तुरंत बोल दीजिए। एक मतलब परिभाषिक शब्द आपके पास होना चाहिए। और आंसर राइटिंग में आप आंसर के हर, जैसे मामूली तौर पे होता है, हमने देखा बहुत सारे हमारे जूनियर भी हैं, किताबें मतलब अपनी आंसर राइटिंग दिखाते हैं, तो उसमें मैं देखता हूँ कि वो किसी एक पक्ष को ज़्यादा महत्व देते हैं, एक पक्ष को कम महत्व। प्रश्न में जितने एंगल हैं सब पर सम्यक रूप से ध्यान देना है, और उसको करंट से जोड़ना है, और करंट से जोड़ना यही एक कला है जो मेंस में आपको नंबर उठा सकती है। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि कला संस्कृत में है, कला संस्कृत को आप जो है नीति निर्देशक तत्व में जो कला का संरक्षण, जो सांस्कृतिक भावनाओं को संरक्षण की बात कही गई, उसको जोड़ सकते हैं। या जैसे और सारे हमारे संविधान में दिए हैं, मौलिक कर्तव्यों में इस सब की बात आई है, या और ऐसे उदाहरण हैं जहां आप इसको जोड़ सकते हैं। आप उसको जोड़ना सीखना है। जैसे इसमें आप तमाम प्रकार के योजनाएं सरकार चल रही है कला संरक्षण के लिए, इसको आप जोड़ सकते हैं। अम्लीय वर्षा का किस प्रकार से ताजमहल पर प्रभाव पड़ रहा है, इसको आप जोड़ सकते हैं। सिर्फ आप कला संस्कृत को कला संस्कृत के रूप में मत लिखिए, उसके समग्र रूप में उसको आज तक जोड़ते हुए आइए। जैसे आप सिंधु सभ्यता को लिख रहे हैं, तो सिंधु सभ्यता के आप जोड़िए कि जो सिंधु सभ्यता में नाली व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटा करती थी, वो आज भी जो है उपयोगी है, और आज भी ऐसी चीजें हैं जी। तो आप उस चीज को इस ढंग से लिखेंगे तो वर्तमान संदर्भ से मतलब जोड़ करके उसको मतलब सोचना है ना, आपको हर चीज पे इसको वर्तमान संदर्भ जोड़ना आना चाहिए जी। आपका ऑप्शनल क्या था सर? मेरा हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य था, तो आपने ऑप्शनल का चयन कैसे किया? ऑप्शनल का चयन, चूंकि मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, तो मुझे जो है इसमें सहजता थी, मैं ये किया। जैसे कि आप मतलब एक शिक्षक है, स्कूल में मतलब पढ़ाते हैं, तो वहाँ जब पढ़ाने जाते तो बच्चों से आपको कुछ शिक्षा मिली या नहीं? जैसे कि पढ़ाने जाते तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिल्कुल, कि क्या कमी रहती है? नहीं, बिल्कुल बहुत। जैसे बच्चों की कापियों का मूल्यांकन सबसे ज़्यादा, तो मुझे कापियों का मूल्यांकन, जब मैं सीबीएसई में कापी चेक करने गया, तो वहाँ पर जो आंसर फॉर्मेट मिला सीबीएसई का मुझे, तो मुझे लगा कि अब तक तो हम निबंध जो लिखते आए हैं
वो तो निबंध हमारा ऐसा नहीं कि हमने उसको देख लिया कि हमारे निबंध में 3 निबंध आ रहे हैं, 50 अंक के हैं तो सिर्फ 50। इस निबंध के कई खंड हैं, इन खंडों पर हमें अंक मिलते हैं। ये चीज़ें हम मतलब ये तो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमको लाभ मिला। अच्छा, कहा जाता है सर आमतौर पर कई शिक्षक होते सर स्कूल में पढ़ाते नहीं है, तो ऐसा क्या हद तक सही है सर? देखिए ऐसा है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि जो शिक्षक होगा, शिक्षा ज्ञान से अर्थ नहीं, शिक्षा एक कला है और कलाकार हमेशा अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता है और शिक्षक एक कलाकार है, वो सदैव जो है सतत अपनी कला का प्रदर्शन करने का आकांक्षी रहेगा। सोशल मीडिया वगैरह पे हम देखते रहते हैं कि पत्रकार वगैरह स्कूल वगैरह में जाते रहते हैं। देखिए वो आपकी बात सही है, जैसे काबुल जो है घोड़े के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन काबुल में खच्चर भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं जी। तो जाहिर सी बात है हर विभाग में जो मानव संसाधनों से बना है तो कहीं न कहीं कमियां हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि किसी 1-2 उदाहरण को पूरा मानक नहीं बनाया जा सकता, अपवाद को अपवाद रहने दिया जाए। और विशेषकर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में तो मैं इसको स्वीकार ही नहीं कर सकता। मैं उस अंक का हूँ कि यहाँ किसी शिक्षक को आप ये कह सकते को पढ़ाता नहीं, वो विद्यालय में जाता नहीं, क्लास जाता नहीं या बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करता। दिल्ली में कुछ अलग है। जी जी हाँ जी। इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे किया था? जी, इंटरव्यू की तैयारी मैंने मित्रों के माध्यम से किया था। विशेषकर इसमें आशुतोष जी का बड़ा सहयोग था जो CDPO हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, उनका जो है, और बहुत सारे और मित्र हैं जिनसे सलाह, जैसे कि आशुतोष सर की वाइफ थी भाभी वर्षा सिंह वीडियो है, तो उनसे भी कुछ सलाह लिए, कुछ आशुतोष जी से लिए। अनूप जी हमारे मित्र हैं, इस समय क्या कहते हैं वहाँ पर सीतापुर में पोस्टेड हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों से DIOs हैं तो उनसे भी सहयोग लिया। मतलब जितने मित्र थे सब लोग अलग-अलग आपको सहयोग हाँ सहयोग किया। मतलब स्वयं उन लोगों ने जो है स्वयं कुछ न कुछ गाइडेंस देते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे। और मेरा ये मानना कि इंटरव्यू तैयारी करने की चीज़ नहीं है, वो आपके व्यक्तित्व में जो है बस उसको सहजता के साथ प्रकट कर देना, यही महत्वपूर्ण है। नेगेटिव मार्किंग से सर कैसे बचना चाहिए PPCS में? नेगेटिव मार्किंग, हाँ प्रीलिम्स, नेगेटिव मार्किंग कोई मुद्दा नहीं मुझे लगता है जी, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम में जब नेगेटिव मार्किंग आप जाते हैं तो आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आता। तो क्या उसको अटेम्प्ट करके रिस्क लेना चाहिए? नहीं, रिस्क बिल्कुल नहीं। रिस्क आप वहीं लीजिए जहां पर आपको थोड़ा सा संदेह 50-50 का संदेह हो, लेकिन जहां आपको 75 और 25 का मामला हो कि मतलब कि एक विकल्प आ रहा, 3 विकल्प आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, तो वहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए जी। तो हाँ, तो इसमें थोड़ी सी चतुराई की जाए एग्जाम पीरियड में तो उससे बचा जा सकता है। सर क्या कहते हैं, बुक लिस्ट बता दीजिए PPCS के लिए क्या क्या पढ़ा जाए नए एस्पिरेंट के लिए? जी जी, जो हमारे नए एस्पिरेंट हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप NCERT को सही से पढ़िए और NCERT के पीछे जो आंसर दिए गए हैं, विशेषकर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 125 शब्द के या 200 शब्दों के NCERT के पीछे दिए, उनका अभ्यास कीजिए, वो बहुत ही उपयोगी हैं और आपको शब्दावली चेंज करके अक्सर वही क्वेश्चन आ जाते हैं, ये चीज़ें आपको मिलेगी। और मैं ये कहूँगा कि NCERT पढ़िए, साथ में घटना चक्र की जो वॉल्यूम आती हैं उसको ऐड कर लीजिए और साथ में जो पत्रिकाएं इस समय इतने अपडेट आ रही हैं कि उनसे भी आप सहायता ले सकते हैं। बहुत मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मेरा मानना है। हाँ, चूँकि जो इस समय एक ही किताब को बार बार पढ़ना चाहिए, रिवीजन करते हाँ रिवीजन, उसे वही चीज़ बार बार पढ़े, चूँकि बहुत मोटी जो उत्तर प्रदेश में इसमें पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो बहुत सामान्य चीज़ पूछती है। वो अगर आप जो है इन चीज़ों को आप गहनता से पढ़ेंगे तो बहुत सामान्य चीज़ पूछती है, बस उस पर हम ध्यान नहीं देते, बस यही है। हाँ ठीक है, धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक ठीक।